गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं विषय है हमारा हिंदी व्याकरण से पाठ 6 कविता, कहानी, नाटक, इनकी रचना कैसे होती है, कैसे इनका रूपांतरण होता है। कल हम इससे पहले हम कविता के बारे में पढ़ चुके हैं और कल हमने कहानी कैसे बनती है कि प्रश्न उत्तर 1 से 6 तक हमने इनको समझा था और इनको हल किया था। आशा करती हूँ आपने इनको लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आज हम प्रश्न नंबर 7 से शुरू करते हैं। कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है? जो कहानियाँ होती हैं हमारे जीवन से क्या संबंध होता है उनका? उत्तर, कहानी का मानवीय जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आदिम युग से ही कहानी मानव जीवन का प्रमुख अंग रही है। आदिम युग यानी काफ़ी प्राचीन, सबसे पहले का जो युग था उसको आदिम युग बोला जाता है। यह मानवीय जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो एक ऐसा है जिसमें प्रत्येक मनुष्य ने कभी ना कभी कहानी सुनी होगी या किसी ना किसी को ज़रूर ही सुनाई होगी। विचारों का आदान प्रदान इस संसार का एक अनूठा नियम है। इसलिए इस संसार में प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों, अनुभवों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। हम अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं। इसलिए यह सत्य है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य में कहानी लिखने की मूल भावना होती है, यानी स्वाभाविक भावना होती है कि वो चाहता है कि वो दूसरों की बात सुने और दूसरों को अपनी बात वो सुनाए। यह दूसरा सत्य है कि कुछ लोगों को में इस भावना का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी का मानवीय जीवन से अटूट संबंध है। प्रश्न नंबर 8, कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। कहानी का इतिहास है उस पर हमने नोट लिखना है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानवीय इतिहास, यानी जो मनुष्य का इतिहास है, जो हम पुस्तकों में पढ़ते आए हैं मानव के इतिहास के बारे में, तो कथाकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कहानी का इतिहास है वो भी उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास, क्योंकि कहानी मानवीय स्वभाव और प्रकृति का अटूट हिस्सा है। कहानी सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदिम युग यानी काफ़ी प्राचीन युग से चली आ रही है। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे कहानी की आदिम कला का विकास होता रहा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते गए और श्रोता उनकी कहानियाँ सुनते गए। प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी, यानी जो मनुष्य है वो हमेशा कुछ ना कुछ कल्पना जरूर करता रहता है। कल्पना करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। धीरे धीरे सत्य घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनते सुनाते मनुष्य में कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है, यानी जो उसे अच्छा लगता है वही सुनना चाहता है। प्राचीन काल में किसी घटना, युद्ध, प्रेम आदि के किस्से सुनाए जाते थे और श्रोता इन किस्से कहानियों को आनंदपूर्वक सुनते थे। धीरे धीरे ये किस्से ही कहानियों का रूप धारण कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार कहानी कला का धीरे धीरे विकास हुआ। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के क्या कारण थे? बच्चों, आपने भी कभी ना कभी कहानी ज़रूर सुनी होगी, तो जो कहानियाँ हम सुनते हैं उनको मौखिक कहानी कहते हैं। प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राचीन काल में संचार के साधनों की कमी थी, इसलिए मौखिक कहानी ही संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। प्राचीन काल में मौखिक कहानी धर्म प्रचारकों और संतों के सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम थी।
यानी जो संत महात्मा होते थे, जो धर्म का प्रचार करते थे लोग, वो लोगों को कहानियाँ सुनाते थे, कहानियों द्वारा धर्म प्रचार करते थे। मौखिक कहानी ही समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का साधन थी। यानी जो शिक्षा थी गुरुकुलों में दी जाती थी या फिर मौखिक रूप से ही दी जाती थी, तो वहाँ पर कहानियों द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता था। बड़े बड़े विद्वानों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, महात्माओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी, वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी। प्राचीन काल में मौखिक कहानी ही मनोरंजन का प्रमुख साधन थी, यानी मनोरंजन के लिए भी मौखिक कहानियाँ ही सुनाई जाती। प्रश्न नंबर 10, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि कथानक क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो जो केंद्र बिंदु होता है, यानी जो कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक जिन घटनाओं के बारे में बताया जाता है, वो क्या होता है, वह कथानक होता है। देखिए, कहानी में प्रारंभ से अंत तक घटित सभी घटनाओं को कथानक कहते हैं। कथानक कहानी का प्रथम और महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह कहानी का मूलाधार होता है। इसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहते हैं। जिस प्रकार कोई मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार कहानी लिखने से पहले उसका कथानक लिखा जाता है। कथानक ही कहानी का केंद्र बिंदु होता है। सामान्यतः कथानक किसी घटना, अनुभव अथवा कल्पना पर आधारित होता है। या तो उससे संबंधित कोई घटना घटित हुई होगी जिसका किसी को अनुभव किया होगा, या फिर कोई कल्पना कर लेता है उससे संबंधित और उसी को कथानक बना दिया जाता है। कभी कहानीकार की बुद्धि में पूरा कथानक आता है और कभी कहानी का एक सूत्र आता है, यानी कुछ ही भाग आता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग अथवा पात्र कहानीकार को आकर्षित करता है, इसलिए कोई एक प्रसंग भी कहानी का कथानक हो सकता है और कोई एक छोटी सी घटना भी कथानक की प्रमुख घटना हो सकती है। उसके बाद कहानीकार उस घटना अथवा प्रसंग का कल्पना के आधार पर विस्तार करता है। यह सत्य है कि कहानीकार की कल्पना पूरी कल्पना नहीं होती, यह कोई असंभव कल्पना नहीं होती, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो सके। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसके माध्यम से ही कल्पना आगे बढ़ती है। यानी जो उसके पास माध्यम होते हैं, जो साधन होते हैं, उसी के आधार पर वो अपनी कल्पना को आगे बढ़ाता है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश, पात्र और समस्या प्रदान करता है। उनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभव हो सके और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खा सके। सामान्यतः कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत के रूप में कथानक का पूर्ण स्वरूप होता है, यानी कथानक का ही महत्वपूर्ण रोल होता है उसके अंदर। संपूर्ण कहानी कथानक के इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक। जो देश काल यानी परिवेश होता है, वो कहानी में किस प्रकार आवश्यक है। देश काल और वातावरण कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका कथानक से सीधा संबंध होता है। जब कहानीकार कहानी के कथानक का स्वरूप बना लेता है, तब वह कथानक को देश काल और वातावरण के साथ जोड़ता है। यानी जो उसने कथानक यानी कथा वस्तु तैयार की थी, वो वहाँ के परिवेश के अनुसार उसको जोड़ देता है। देश काल और वातावरण कहानी को प्रमाणित और रोचक बनाने में बहुत आवश्यक है। कहानी लेखन में पात्र, प्रत्येक घटना और पात्र का, समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है। यदि कथानक की घटनाएं देश काल और वातावरण से मेल नहीं खाती, तो वह कहानी असफल सिद्ध होती है, यानी कि वो झूठ लगता है, बिल्कुल सत्य नहीं लगता वो। इसलिए कहानीकार जिस परिवेश से कहानी के कथानक को जोड़ना चाहता है, उसे उस परिवेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है।
स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है आज कहानी कैसे लिखी जाती है। इसको यानी प्राचीन काल में मौखिक कहानी की क्या लोकप्रियता क्यों थी, क्या कारण थे, कहानी में कथानक का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्यों होता है, देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक होते हैं, इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा है। स्टूडेंट्स, आपने ये प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करने हैं।